जय हिंद साथियों, जैसा कि मैंने आपसे अपने कल के वीडियो में कहा था, दिल्ली में पिछले 3-4 दिनों से जो बतेलेबाजी का व्यवहार चल रहा है राहुल गांधी के साथ, उस पर तथ्यों के साथ आपसे चर्चा करूंगा। मैं आपके समक्ष कुछ तथ्य रख रहा हूं और इस विश्वास के साथ कि आप मेरे कहे पे विश्वास ना करके खुद विचार करेंगे, खुद फैसला करेंगे। आपके हित में क्या अच्छा है, आपके बच्चों के हित में क्या अच्छा होगा। जब आप और आपके बच्चों का भविष्य अच्छा होगा तो देश का बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपसे और आपके बच्चों से ही देश बनता है। अब जरा तथ्यों को देखिए। पहला तथ्य, सर्वप्रथम देश की आर्थिक स्थिति रुपया डॉलर के मुकाबले आजादी के बाद सबसे ज्यादा न्यूनतम स्तर पर लगभग 80 रुपए का $1 हो गया। एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा होने से व्यापार घटता बढ़ता जा रहा है। आरबीआई के पास ज्यादा दिनों तक इंपोर्ट के लिए डॉलर नहीं है। तथ्य 2, देश का कर्ज आजादी के बाद से सबसे ज्यादा 2014 के मुकाबले 3 से 4 गुना ज्यादा 27 से 28 हजार से बढ़कर 1,25,000 के करीब प्रति व्यक्ति है। तथ्य 3, सकल घरेलू उत्पाद 2019 से ही गिर रहा है। रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी। तथ्य 4, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। 45 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार हैं और अगले 2 सालों में 15 करोड़ और जुड़ जाएंगे। तथ्य 5, महंगाई यह मुझे बताने की जरूरत नहीं। सरसों का तेल हो या कार मोटरसाइकिल का तेल आप आए दिन खरीदते हैं। बड़े गौर से देखिए 2 से 3 साल में आपने क्या क्या खरीदा और उनको याद करके यह ढूंढिएगा क्या अच्छे दिन की याद आपको आ रही है। यानी 2014 से अभी की तुलना में कितनी आय आपकी बढ़ी, कितना आपको खर्च करना पड़ रहा है अपने जीवन यापन के लिए। अब देश की सामरिक स्थिति, पाकिस्तान नहीं डर रहा, कश्मीर में भी पुरानी स्थिति पैदा हो रही है। कश्मीरी मारे जा रहे हैं या डर कर कश्मीर छोड़कर जा रहे हैं। चाइना कितना हमारी सीमा के अंदर आकर कॉलोनियां बसा रहा है और एक शब्द भी नहीं बोल रही है केंद्र सरकार। 56 इंच बतौलेबाजी में मस्त है। नुपुर शर्मा के बयान से पूरे देश को बेइज्जत होना पड़ा। हां, यह सत्य है, सरकार और प्रधानमंत्री की चमड़ी आपदा को अवसर में बदलते बदलते बहुत मोटी हो गई है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात कर लेते हैं राजनीति की। आपको पिछला राष्ट्रपति चुनाव याद होगा। भाजपा ने अपने सहयोगियों से तक बात नहीं की। अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महामहिम का नाम घोषित कर दिया था और वह जीत भी गए बड़े आसानी से। इस बार मजबूरी में राजनाथ सिंह को सभी पक्ष और विपक्ष दलों से बात करने की जिम्मेवारी दी है। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राजनाथ सिंह आजकल बिना निब और शाही की कलम है। यानी कि भाजपा पिछली 2017 के राष्ट्रपति चुनाव से 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में कमजोर हुई है। उसे राष्ट्रपति को जिताने के लिए भाजपा और उसके सहयोगी दलों को बहुमत के लायक वोट नहीं है। आज के बाद 2024 तक जितने भी राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, वहां कांग्रेस से आमना सामने का सीधा मुकाबला होगा और कांग्रेस 2014 के मुकाबले वहां मजबूत हुई है। हिमाचल उपचुनाव में भी आप देख चुके हैं, बीजेपी बुरी तरह हारी है। गुजरात 2002 से लेकर 2017 तक सब कुछ होते हुए भी विधानसभा में भाजपा लगातार कमजोर हुई है। अगर सूरत में धमकाते नहीं और बतौलेबाज पब्लिक के सामने घड़ियाली आंसू नहीं बहाते और नहीं कहते कि कांग्रेस पाकिस्तान से मिलकर मुझे मारना चाहती है, तो वह वहां भी हार चुके थे। और 2017 के चुनाव परिणाम को देखें तो गुजरात में 77 से 99 को बराबर करने के लिए 11 सीटों की आवश्यकता होती है। आपकी जानकारी के लिए गुजरात में भाजपा कमजोर क्यों हुई, वह इस प्रकार है। 2002 में 127 सीटें, 2007 में 117 सीटें, 2012 में 115 सीटें, 2017 में 99 सीटें। यह आंकड़ा दिखाता है गुजरात में भाजपा लगातार कमजोर हो रही है। इस बार भी लाख बीमारियों के बावजूद गुजरात का परिणाम आंखें खोलने वाला होगा। अब आ जाइए छत्तीसगढ़। रमन सिंह को साइड करने के बाद भाजपा अभी वहां 2018 वाले परिणाम भी दोहराने के काबिल नहीं है। छत्तीसगढ़ में भाजपा 2018 में हारी थी, 2023 में भी हारेगी। अब बारी है मध्य प्रदेश की।
2014 के बाद मध्य प्रदेश में भी भाजपा कमजोर हुई है, पर उधार के सिंदूर और आजादी के पहले के सिंधिया महाराज की गद्दारी का नुकसान झांसी की रानी को हुआ था, देशभक्तों को हुआ था, फायदा अंग्रेजों को हुआ था। अभी के सिंधिया महाराज की गद्दारी का नुकसान देशभक्तों को हुआ, कांग्रेस को हुआ, फायदा भाजपा को हुआ। कमलनाथ की सरकार गिर गई। मैं भाजपा को अंग्रेज नहीं कहूंगा, पर आजादी के पहले अंग्रेजों की मुखबिरी से लेकर दोस्ती का इतिहास भाजपा के पूर्वजों का रहा है, और आजकल जो देश में हो रहा है वह अंग्रेजों से कम नहीं है। चाहे दमनकारी नीति हो, भारत में संपत्ति की लूट, या फिर हिंदू मुसलमान में नफरत, सारी लगभग अंग्रेजों जैसी ही है। हद तो यह हो गई कि आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस के दिल्ली कार्यालय में दमनकारी शाह की पुलिस घुसकर मारपीट कर रही है। वैसे उनका नारा भी था, घर में घुसकर मारेंगे। चीन को आंख नहीं दिखा सकते, पर भारत के लोकतंत्र के जनक के ऑफिस में घुसकर कांग्रेसी को मार सकते हैं। अब बारी आती है राजस्थान की। वहां भी 2014 के बाद विधानसभा चुनाव में भाजपा कमजोर हुई है। 2018 में हारी और राज्य के राजस्थान से बिना बैंड बाजे के राज्य की विदाई 2018 में हो गई। राजस्थान से भी और राजस्थान की भाजपा से भी। दोनों साहब की सबसे बड़ी हार होगी अगर राज्य अपना राजतंत्र फिर से राजस्थान में काबिज कर लेती है। भाजपा में अभी 11 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। इसके अलावा अशोक गहलोत को अब आंतरिक कोई चुनौती नहीं है और परंपरा तोड़कर लगातार दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। कोरोना के समय से ही चुपचाप तैयारी और काम चल रहा है। रही सही कसर भी अभी के घटनाक्रम ने पूरी कर दी और आगे अग्निपथ पर चलकर अग्निवीर भाजपा के सपनों में आग लगाने के लिए तैयार हैं। सड़कों पर टायर की आग अभी से दिखाई पड़ रही है, पर जब आप टीवी पर समाचार देख रहे होंगे, अग्निवीरों का समाचार आपको मिल रहा होगा। कहां कहां सड़कों पर टायर जल रहे हैं। वैसे भी राजस्थान सैनिकों का प्रदेश कहा जाता है। राजस्थान में भाजपा की बुरी हार तय है। अब बच जाता है येदियुरप्पा जी का कर्नाटका। वहां कैसे सरकार बनी आप सबको पता है, आप सब जानते हैं। जनता त्रस्त है और इस बार भाजपा का बूढ़ा शेर मदमस्त है, भाजपा को ही हराने के लिए तैयार है। बची कुछ कसर इस बार कांग्रेस की तैयारी, एकजुटता और भाजपा की कुनीति अपना काम कर देगी। यानी कि राजनीतिक रूप से भाजपा 2024 तक होने वाले विधानसभा में सारे राज्य में चुनाव जीतने में अपने आप को असमर्थ पा रही है, जो 2024 के लिए नरेंद्र मोदी का सत्ता में आना मुश्किल बन रहा है। क्योंकि अंदरूनी हालात यह हैं कि आपने सुना ही होगा, एक कैबिनेट मंत्री ने कहा था 252 एमपी मेरे पास है। पार्टी और संघ की निष्ठा नहीं होती तो यह सरकार गिरा देता और 303 से 252 पर आने की पूरी संभावना है। वह इस प्रकार से है। बंगाल में दीदी इस बार 2.5 में भी आने नहीं देगी। एमपी अर्जुन सिंह टीएमसी में जाकर शुरुआत कर चुके हैं। केरला में भाजपा जय श्री राम, तमिलनाडु में भाजपा जय श्री राम, आंध्र प्रदेश में भाजपा जय श्री राम, तेलंगाना में भाजपा जय श्री राम। महाराष्ट्र जिस प्रकार एनसीपी के 2 मंत्री ईडी के चक्कर में जेल में हैं, उद्धव के ससुराल वालों को भी ईडी की 4 दीवारी में बंद कर रखा है। मोदी जी शायद भूल गए कि सारी दुनिया एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। यानी एनसीपी, शिवसेना और आईएनसी मिलकर लड़ेगी और अब तो जरूर मिलकर लड़ेगी। यानी महाराष्ट्र में भी जय श्री राम। गुजरात में सीटें भले ही एक कम होगी पर होगी जरूर। वही हाल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, उड़ीसा में कुछ ना कुछ कम होगा। तेलंगाना में भी कम होना तय है। यूपी में अखिलेश मजबूत हुए हैं और जिस प्रकार उपचुनाव में कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं दिया और 2024 में भी ना दे तो यकीन मानिए बीजेपी की सीटें कम होंगी ही। अब आ जाइए बात करते हैं बिहार की। बिहार में जिस प्रकार तेजस्वी ने अगड़ी जातियों में अपनी पैठ बढ़ाई है और बीजेपी ने ओबीसी पर अपनी निर्भरता बढ़ाई है, भाजपा की सीटें कम होना लाजमी है। प्रशांत किशोर भले ही कुछ ना करें पर नमक का तेल और तेल में का नमक जरूर करेंगे, जिससे भाजपा का स्वाद जरूर बिगड़ेगा। बाकी के राज्यों का विश्लेषण नहीं करूंगा। मान लीजिए सब उनसे मिल भी जाएं,
इन सब के बावजूद भी भाजपा को 242 से 252 मिल भी गई तो मोदी जी को भाजपा झोली उठाने को मजबूर कर देगी। नितिन गडकरी के फेवर में 400 सांसद होंगे। यह भी संभव है कि आईएनसी विश्वास मत के समय 100 से 150 सीटें होने के बावजूद लोकसभा के बाहर गांधी जी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर लोकतंत्र अमर रहेगा नारा लगा रहे हैं। यानी आज की परिस्थिति में मोदी जी का जय श्री राम होना संभव है। क्षमा चाहता हूं साथियों, आप सोच रहे होंगे कि विषय राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का था और मैं आपको भाजपा की कमजोरियां, मोदी जी की मजबूरियां और देश की परिस्थितियां का अपना आकलन प्रस्तुत करने में लगा। इनसे इनका क्या संबंध? हमारे सम्मानित साथियों, राहुल गांधी से पूछताछ का संबंध ही इन विषयों से है जिससे डरकर राहुल से पूछताछ करने का नाटक रचा गया। इस विषय पर कल फिर से आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। आपको 2002 से लेकर 2012 तक गुजरात मॉडल याद दिलाना चाहता हूं। 65 कांग्रेस के नेता या तो राजनीति छोड़कर चले गए या भाजपा को ज्वाइन कर लिया, या हिरेन पांडे की तरह दुनिया छोड़कर चले गए या नरहरि आमीन बन गए। बंगाल के टीएमसी के नेता ईडी सीबीआई के डर से बीजेपी की शरण में चले गए। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के 4 राज्यसभा सांसदों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिसमें एक बहुत बड़े उद्योगपति भी थे। इनको मोदी जी के ईडी से इलू हो गया था। अब दोनों में समझौता हो गया है। ईडी दूसरे घर में और टीडीपी से आए सांसद बीजेपी के घर में शांति से जीवन बिता रहे हैं। डराना, धमकाना, खरीदना, मिटाना, यही गुजरात मॉडल है और यही मॉडल राहुल गांधी पर लागू करना चाहते हैं। पर शायद मोदी भूल गए कि राहुल गांधी खानदान का लड़का है। मोदी यह भी भूल गए कि 2014 के चुनाव से पहले एआईसीसी में राहुल गांधी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामने कहा था कि कांग्रेस को 10 साल विपक्ष की राजनीति करनी चाहिए। आज जो भी कांग्रेस में हो रहा है वह राहुल की मर्जी और प्लानिंग के तहत हो रहा है। जो 2014 में अब तक हुआ वह राहुल गांधी की सोच के अनुसार हुआ। मोदी जी यह भी भूल गए कि राहुल ने यूथ कांग्रेस सम्मेलन में कहा था कि जिसको डर लगता है वह कांग्रेस छोड़कर चला जाए। जो डर गए वह गए। मोदी जी यह भी भूल गए कि राहुल ने अपने नेताओं से कहा था कि जिन्हें सत्ता चाहिए वह पार्टी छोड़कर जा सकते हैं, वह भी गए। मोदी जी को भी याद नहीं कि चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, किसान आंदोलन हो, लैंड रिफॉर्म बिल हो, कोरोना हो या चाइना के संदर्भ में हो या देश के लोगों को आने वाले वक्त की कठिनाइयां हो, उन सब के बारे में जो संभावनाएं, जो बयान राहुल गांधी ने दिए थे वह सब सत्य साबित हुए। अंत में मोदी जी यह भी भूल गए कि हाल ही में उदयपुर के मीटिंग में राहुल गांधी ने कहा था, मैं डरता नहीं हूं, मैंने भारत माता का 1 रुपया भी नहीं खाया है। कांग्रेस को सड़कों पर आना होगा, लोगों से जुड़ना होगा और आज कांग्रेस सड़कों पर है, लोग जुड़ रहे हैं और 2 अक्टूबर 2022 से राहुल भारत को फिर से जोड़ देगा। जैसे 1947 के बाद नेहरू ने भारत को जोड़ा था, जब हिंदू मुसलमान चरम पर था, आज भी चरम पर है। फिर आपका क्या होगा मोदी जी? कांग्रेस के डरपोक, गद्दार, सुविधाभोगी, चापलूस, बातूनी जितने भी विकार थे पार्टी से जा चुके हैं। राहुल ने जैसे कांग्रेस की कल्पना की थी 2014 में, 2024 के लिए समय से पूर्व तैयार है। राहुल की योजना को आप क्या कहेंगे मोदी जी? पप्पू, जो गप्पू या पप्पू या फेंकू तो नहीं है। चलिए एक होमवर्क बड़े ही सम्मान के साथ अपने दर्शकों को, अपने साथियों को देता हूं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जो राहुल गांधी ने कहा और वह झूठ हुआ हो, ऐसी कोई बात, ऐसा एक झूठ आप मुझे बता दीजिए। मोदी जी के 100 झूठ मैं आपको गिना दूंगा। जल्दी ही एक वीडियो लेकर आऊंगा राहुल के सच को दबाने के लिए। मोदी जी 10 झूठ बोले, वह झूठ भी उदाहरण के साथ, और अंत में इन्हीं सब कारणों से राहुल से डरते हैं मोदी जी और बिना बात के ईडी से उसे परेशान करवा रहे हैं। शायद उन्हें राहुल की बात सुनाई नहीं देती, वैसे उन्हें सुनने की आदत नहीं है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। आम जनता की कठिनाइयों पर देश में सिर्फ एक नेता बोल रहा है
वह है सिर्फ राहुल गांधी। और अगर मोदी के डर, नफरत, भय की राजनीति से कोई मुक्ति दिला सकता है तो वो है राहुल गांधी ही हो सकता है। कल राहुल को गिरफ्तार कर लेंगे, वह राहुल को 150 के बाद 250 सीटें दिला जाएगा। अगर नहीं करते हैं राहुल गांधी को गिरफ्तार तो भी जनता 250 सीटें देगी ही देगी, क्योंकि बच्चे को 4 से 5 दिनों से परेशान कर रखा है, जैसे वाड्रा को किया। और वाड्रा आज भी बाहर है, मतलब सिर्फ डराना है। एक अच्छा आदमी सबसे ज्यादा अपनी प्रतिष्ठा से डरता है, अपनी प्रतिष्ठा के बदनामी से डरता है। और मोदी जी ईडी की पूछताछ करने से विपक्ष की इज्जत बढ़ती है, घटती नहीं है। यह जनता जान चुकी है। देश समाज में कोई मोदी के डर की राजनीति को खत्म कर सकता है तो वो है राहुल गांधी। यह जनता जान चुकी है। आपने एक कहानी सुनी होगी, एक क्रिमिनल को अगर किसी चीज से डर लगता है तो वो है कि कहीं उसका डर, उसका भय खत्म ना हो जाए, उसका खौफ खत्म ना हो जाए। अपने डर, भय और खौफ को बनाए रखने के लिए, पैदा करने के लिए वह नाजायज तरीके अपनाता है। और राहुल गांधी डर खत्म कर रहे हैं यह कहकर कि मैं नरेंद्र मोदी से नहीं डरता। तो ईडी और सीबीआई तो पूछताछ करेगी ही ना। आज का विषय थोड़ा लंबा था, आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साथ साथ थैंक यू मोदी जी। जय हिंद।